अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ टॉक। मैं हूँ आयशा रांझा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे पहले एपिसोड्स को देखा, पसंद किया और अपनी कमेंट्स दी। आज हम एक और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के साथ आए हैं जो कि है कोलेस्ट्रॉल और वो किस तरह हमारी सेहत को अफेक्ट करता है। तो इस सब के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे डॉक्टर मोहम्मद इमाम जो कि एनवायू के अंदर कार्डियोथोरैसिक यानी कि हार्ट सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो आए हम सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं शो के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इमाम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच आयशा। थैंक यू आपने शो पे अपना टाइम दिया। तो डॉक्टर इमाम मैं बात कर रही थी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। तो कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी पर्सन को ये मसला होता है क्योंकि हमारे खाने ऐसे होते हैं, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है। तो हम बात करना चाहते हैं कि सबसे पहले हम बिल्कुल एक बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है क्या और उसके अंदर उसके बॉडी का क्या रोल प्ले करता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी में। जो हमारी जो बॉडी बनी हुई है सेल्स के साथ, और सेल्स में दीवार होती है, सेल मेम्ब्रेन वॉल होती है। वो वॉल में बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक of all the cells in our body. So it's a very important, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है, जैसे कैंसर, कैंसर एक नॉर्मल होती हैं, सेल्स नॉर्मल ग्रो करती हैं, लेकिन वो ज़्यादा ग्रो होती हैं तो कैंसर बनता है। सेम सेम एग्जाम्पल से, मतलब जब कोलेस्ट्रॉल जो नॉर्मल है, नॉर्मल लेवल जो होता है, नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है, वो ज़्यादा बन जाती है तो उससे प्लैग बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आई कैन आंसर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। हम्म। ठीक है। तो जिस तरह आपने बताया कि ये सेल का एक बेसिक फंक्शन होता है, लाइक उसका एक नॉर्मल कंपोनेंट होता है। तो जब ये लेवल्स में बढ़ जाता है तो तब जाके बॉडी के अंदर थोड़ा खतरा पैदा होने लग जाता है। तो डॉक्टर साहब आई थिंक बहुत सारे लोगों को छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, एक एलडीएल होता है, एक एचडीएल होता है। तो अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर ऊपर बात करें कि इन दोनों चीज़ों के अंदर क्या डिफरेंस होता है एलडीएल और एचडीएल में। या सो जो कोलेस्ट्रॉल होता है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कोलेस्ट्रॉल। एक लो डेंसिटी एलडीएल बोलते हैं और हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और दैट इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल। और जो एलडीएल वो अच्छी नहीं है, वो डिजीज़ कराती हैं एलडीएल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। और दूसरे भी इसमें फ्रैक्शंस होते हैं वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, लेकिन वो ज़रा कंफ्यूजिंग होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एलडीएल देखना और एचडीएल देखना। एलडीएल को कम होना चाहिए और एचडीएल को ज़्यादा होना चाहिए। एचडीएल अच्छी कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल खिलाफ बैड कोलेस्ट्रॉल होती है। और ठीक ये है, यानी टोटल कि जो साथ में एचडीएल। होते हैं उनको टोटल कोलेस्ट्रॉल होती है। ठीक है, एचडीएल और एलडीएल को मिला के टोटल कोलेस्ट्रॉल होती है और एचडीएल अच्छी है और एलडीएल बुरी है। जी। ठीक है। तो थोड़ा-सा अगर हम बात करें एक और एक कंपोनेंट हम बहुत सुनते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो ट्राइग्लिसराइड्स का ये कोलेस्ट्रॉल के साथ क्या ताल्लुक है? क्या ये वही चीज़ होती है या थोड़ी-सी और डिफरेंट होती है? ग्लिसराइड्स एकदम वो भी बॉडी में फैट होती है। और ट्राइग्लिसराइड्स की इतनी यूटिलिटी नहीं है, जैसे इतनी यूज़ नहीं होती है बॉडी को जैसे कोलेस्ट्रॉल की है। लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स भी डेंजरस होती है बट नॉट एज मच एज एलडीएल। और वो ट्राइग्लिसराइड्स बहुत हाई होती है अपने साउथ एशियन कम्युनिटी में, इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी कम्युनिटी में। ये होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। उसमें होता है ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होती है, वो डायबिटिक्स होते हैं। और डायबिटिक्स, उनका गट जो विसरल फैट होता है, उनका जो पेट जो होता है ना बड़ा होता है, जो पतले होते हैं लेकिन उनका पेट बड़ा होता है। तो ये बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उसमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है। तो ट्राइग्लिसराइड्स के नॉर्मल होना चाहिए अबाउट 150, और उससे ज़्यादा हो गए तो वो अच्छा नहीं होता। मतलब उससे भी साइड इफेक्ट, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड साथ में प्लैक प्लैक बनाते हैं और आर्टरी जो होती है, नस, वो नैरो कर जाती है। ठीक है। थोड़ा-सा अगर हम बात करें, आपने मेंशन किया कि जब कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ जाते हैं आम रेंज से ऊपर तो खतरनाक होता है। तो क्या हम उस थोड़ी रेंज के बारे में बात करते हैं कि नॉर्मल एक रेंज क्या होती है कोलेस्ट्रॉल की और ज़्यादा क्या होती है? और आई गेस अगर कम का भी कुछ थोड़ा-सा अगर बॉडी के अंदर कंट्रीब्यूशन हो तो वो कम क्या होती है? तो उस पे हम थोड़ा-सा ताकि हम बात कर सकें। तो एक्चुअली ये जो गाइडलाइंस जो थे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के, वो बदल रहे हैं अभी, स्पेशली साउथ एशियन
कम्युनिटी के लिए ये जो गाइडलाइंस है ना डिफरेंट है वाइट पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। सो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 होना चाहिए और एलडीएल लेस देन 100। लेकिन आपको अगर हार्ट अटैक हुआ, मतलब एक प्रीवियस हार्ट अटैक का हिस्ट्री है, तो एलडीएल लेस देन 70 होना चाहिए। एंड एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, मोर देन 50 होता है तो अच्छा होता है। एंड ठीक है। एलडीएल जो आप दवाई से कम कर सकते हैं, लेकिन एचडीएल दवाई से नहीं बढ़ा सकते हैं। एचडीएल बढ़ाना चाहिए तो वो एक्सरसाइज से कर सकते हैं, हेल्थी डाइट मतलब फिश ऑयल से कर सकते हैं। तो ज़्यादातर एक्सरसाइज से एचडीएल बढ़ाते हैं। और लेकिन एलडीएल एक्सरसाइज से इतना इफेक्ट नहीं होता, थोड़ा सा होता है, लेकिन मेडिसिन स्टैटिन जब हम बात करेंगे वो उससे ज़्यादा कम हो सकता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये जो आप लेवल्स मेंशन कर रहे हैं जो नॉर्मल रेंज में आते हैं, ये कोई एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसके लिए कराना पड़ता है, या ये आम ब्लड टेस्ट के अंदर ही हम करवा के देख सकते हैं? नहीं, ये रेगुलर ब्लड टेस्ट है, लेकिन फास्टिंग होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि 12 आवर्स का फास्टिंग होने के नेक्स्ट मॉर्निंग कर सकते हैं। यस, या ठीक फास्टिंग है, होना तो चाहिए। 12 ब्लड घंटे टेस्ट पहले आप सिंपल ब्लड टेस्ट है। हाँ, सिंपल ब्लड टेस्ट है, तो 4 to 6 आवर्स में रिजल्ट मिल सकते हैं, यूजली 24 ठीक है। और आवर्स राइट। ठीक है, और ये आप अपने जो रेगुलर डॉक्टर होता है अमेरिका में, जैसे जनरल फिजिशियन होता है, आप उससे करवा सकते हैं? एब्सोल्युटली जनरल फिजिशियन कर सकता है। यस, ठीक अभी है। रूटीन तो है कि आपके, जो डॉक्टर के पास जाते हैं फिजिकल के लिए, तो वो कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, आपके हीमोग्लोबिन काउंट करते हैं, एक शुगर काउंट करते हैं। उनके साथ अभी ये रूटीन हुआ है अमेरिका में, वो कोलेस्ट आई मीन लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं। तो आप अगर हुँ, डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको पूछना कि डॉक्टर आप लिपिड प्रोफाइल भी कर सकते हैं, तो द डॉक्टर्स विल यूजली डू इट, यूजली रूटीन होता है। लेकिन आप रिक्वेस्ट भी कर सके डॉक्टर को कि डॉक्टर प्लीज़ आप लिपिड प्रोफाइल भी मुझे ऐड कर दें, मुझे लिपिड देखना है। स्पेशली अगर आपको फैमिली हिस्ट्री हो हार्ट डिजीज़ का, और आपकी ओवरवेट हो, और कुछ सिम्टम्स हो, तो लिपिड प्रोफाइल तो ऐड करना चाहिए। नाउ ये डॉक्टर को मालूम होता है, द डॉक्टर इज़ वेल अवेयर दैट ही शुड ऐड, but sometimes it is a good idea for the patient to be aware of this and ask for it. ठीक है। डॉक्टर साहब, किस एज में स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, या किस एज में आपको होशियार होना चाहिए कि आपको लिपिड टेस्टिंग करवानी चाहिए? सो दिस इज ये अब प्रॉब्लम हो गया था। पहले जो था ये 50s और 60 की उम्र में होता है, लेकिन अभी जो हार्ट अटैक जब देख रहे हैं ना, स्पेशली साउथ एशियन पॉपुलेशन में, तो 40 के एज में होता है, 40s अर्ली 50s में होता है। और ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ये तुम्हारे 20s में स्टार्ट होता है, मतलब ठीक है। 22, 24, 25 की उम्र में प्रोसेस स्टार्ट होता है। एंड स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो आर्टरी जो है ना, नस, वो प्लैक कलेक्ट करती है और नैरो हो जाती है। तो मेरा सजेशन है, रिकमेंडेशन है कि 25 की उम्र में एक कोलेस्ट्रॉल करना, अगर नॉर्मल हुआ तो फिर नेक्स्ट 30 की उम्र में। तो इनिशियली 5 years का गैप होना चाहिए, उसके बाद 1 year, 2 years और 1 year का गैप होना चाहिए एज 30s में जाएंगे तो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है, जो मैं देख रहा हूँ अभी, एपिडेमिक हो गया है इवन अमेरिकन पॉपुलेशन में, अमेरिकन इन पीपल इन द 20s, ये जो जेन जीयर्स है, जेन एक्सर्स है, उनको कोलेस्ट्रॉल जल्दी एज में चेक करना चाहिए। स्पेशली आपकी जो हेरिटेज है साउथ एशियन की, इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी की, तो इट डेफिनेटली इन द 20s आई वुड रिकमेंड टू चेक इट। यस। ठीक है। तो आपने जैसे बोला कि जो अर्ली ऑन मतलब यंग एज में 20s में भी ये मसला स्टार्ट होता है, तो थोड़ा हम बात करते हैं कि साउथ एशियन कम्युनिटी में, जैसे आपने मेंशन किया कि उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, तो ऐसी क्या वजह है डॉक्टर साहब, जो कि साउथ एशियन कम्युनिटी को कोलेस्ट्रॉल का सबसे ज़्यादा मसला देखा जाता है? Cholesterol is not the only thing. It is South Asian communities are affected by heart disease and strokes. हुँ, And ये सेम प्रॉब्लम, ये प्रोसेस सेम है। जब तुमको स्ट्रोक आते हैं, सो आर्टरीज ऑफ द ब्रेन नैरो हो जाती है, हार्ट अटैक होता है, आर्टरीज, हार्ट की आर्टरीज ये नैरो हो जाती हैं। तो प्रोसेस जो वो सेम है, और ये कोलेस्ट्रॉल एक ही चीज़ है, वो कंट्रीब्यूट करती हैं। देर आर अदर थिंग्स विच कंट्रीब्यूट टू दिस, लाइक बैड डाइट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जिन्हें बोला था, डायबिटीज़, स्मोकिंग हिस्ट्री, स्ट्रेस, ये सब स्पेशली इमिग्रेंट पॉपुलेशन में, स्पेशली न्यूयॉर्क, ये जो बड़ी सिटीज़ में देखते हैं, ये
एंडेमिक हो गया है, मतलब बहुत ही कॉमन हो गया है। इसके लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम है साउथ एशियंस के लिए। डाइट तो ख़राब होता है, लेकिन स्मोकिंग, स्ट्रेस और डाइट, वो ज़्यादा घी खाते हैं, स्वीट्स ज़्यादा खाते हैं, उससे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है। और ज़्यादा हम कैलोरीज ज़्यादा खाते हैं, तो कैलोरीज वो इवन अगर शुगर में कैलोरीज ले लें, इनटेक हो जाए, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो फैट में कन्वर्ट हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, और ये सो कंप्लीट जो कंपेरियम होता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में बहुत कॉमन है। ठीक है। जैसे आपने मेंशन किया स्ट्रेस, बुरी डाइट यानी कि खुराक जो हम खाते हैं वो तो साउथ एशियन, पाकिस्तानी, इंडियन और बाकी दीगर ममालिक के लोगों की जो डाइट होती है उसके अंदर इतनी ज़्यादा चिकनाई, ऑयल्स होते हैं, फैट होता है। ऑयल तो वो साथ तो एक, फैट। जी बिल्कुल, आपने घी भी मेंशन किया, वो एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लिए। लेकिन आपने स्ट्रेस और स्मोकिंग भी मेंशन किया जो कि रिस्क फैक्टर्स हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए। ठीक है। आपने थोड़ा ये भी मेंशन किया कि प्लेक जो है वो आर्टरीज़ के अंदर बन जाती है। तो अगर हम इसके ऊपर थोड़ी-सी और बात करें कि प्लेक क्या होती है? लाइक वो क्या एक कोई जमा हुआ वो एक चीज़ होती है जो कि आपकी रगों के अंदर खून को रोक देती है, या वो क्या बेसिकली किस तरह बनती है प्लेक? तो प्लैक वो प्रोसेस जो चालू होता है तो अर्ली लेट टीन्स और अर्ली ट्वेंटीज़ में चालू होता है। तो आर्टरी जो होती है बॉडी में वो ब्लड सप्लाई करती है, अच्छा, ऑर्गन्स को, लाइक जैसे हार्ट को, किडनीज को, ब्रेन को। और वो जी। जो पाइप्स जो होते हैं, लाइक पाइप्स, हमें घर में कैसे पाइप्स होते हैं, वो पाइप्स कैसे रस्ट हो जाते हैं, तो जो प्लैक सेम होता है। तो वो इनसाइड जो आर्टरीज क्लीन होती हैं जब हम व्हेन वी आर बोर्न, एंड देन एज टाइम प्रोग्रेसेस, ये जो कोलेस्ट्रॉल और जो फैट होता है वो आर्टरीज के लाइनिंग को मतलब जब स्टिक हो जाता है, एंड स्लोली ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये थिक हो जाती है, थिक हो जाती है। और जो आर्टरीज जो नैरो हो जाती हैं और वो ब्लड सप्लाई, खून नहीं देती है, बिकॉज खून इज इम्पोर्टेंट। खून गिव्स नरिशमेंट टू द हार्ट, इट गिव्स टू द ऑर्गन्स। सो अगर ऑर्गन्स को खून नहीं मिलता तो वो ऑर्गन्स डाइज एंड यू हैव अ हार्ट अटैक और यू हैव अ स्ट्रोक। सो स्लोली ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो जो ये फैट होती है ना, वो आर्टरीज के अंदर कलेक्ट हो जाती है और नैरो बना देती है। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ टाइम। Yes, but 20s में शुरू होता है. That is a very important point I want to stress here, that this process starts in the late 20s, and that's why it's very important for our youth of the South Asian community to take care of their health very early on in life, and not just say, oh मैं भी 40 साल का हूँ तभी heart attack होता है। नहीं, it is a process which is starting in your 20s, and it is a process which can be prevented. It is a problem which can be prevented, and that is the purpose of the show, is to educate everybody that you can prevent this very early on, but you have to take the necessary means early on in life, and not after एक बार जो heart attack हो गया, so you lose a lot of ground, and you don't want to get to that point. You have to try to get all this done before that happens. That is very important. I want to stress here. ठीक है। बिल्कुल, ये एक प्रोसेस होता है, यानी कि प्लेक जिस तरह डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया, ये एक तय होती है, लेयर्स होती हैं जो आपकी आर्टरीज़, आपकी रगों के अंदर आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता बनती जाती हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप बुढ़ापे में स्टार्ट होती है, ये बहुत अर्ली आपकी नौजवानी में, आपकी यूथ के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत बेहतर है कि हम पहले ही इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटी-सी ब्रेक और वापस आके इसी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बात अपनी कंटिन्यू रखते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक ऑन हेल्थ टॉक। हम बात करें डॉक्टर इमाम के साथ कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। तो डॉक्टर इमाम, हम ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये एक प्रोसेस होता है जो कि आपकी नौजवानी, आपकी यूथ के अंदर स्टार्ट हो जाता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी आर्टरीज के अंदर बिल्डअप हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा, और आपने ये भी मेंशन किया कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी होता है, एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि ये मतलब आखिर स्टेज पे पहुंच गया है। तो मैं थोड़ा चाह रही थी कि हम बात करें कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल, अगर आप 40s में, 50s में या 60s में साउथ एशियन कम्युनिटी में, और आपको पता चल गया कि आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो कौन-सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत ही कॉमनली ली जाती हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल के लिए मदद करती हैं? तो दिस इज समथिंग विच ऑब्वियसली हैज़ टू बी डन इन कंसल्टेशन विद द डॉक्टर के साथ बात करना चाहिए। ये मतलब अमेरिका में, एटलीस्ट यूएस में अलाउड नहीं है कि आप
मेडिसिन खुद प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. सो लाइक अनलाइक अदर कम्युनिटीज, बट statins जो होती है, so first and foremost most important diet कंट्रोल करना. एंड मेरा फीलिंग है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द टाइम्स डाइट के साथ ही आप ये कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, डाइट और एक्सरसाइज करके. एंड अगर वो उससे नहीं हुआ तो दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज डाइट एंड एक्सरसाइज. कंट्रोल योर डाइट, कैलोरी इनटेक, लेस सैचुरेटेड फैट्स, एंड देन I think if that does not work, you have to give it a trial for about 3 to 6 months. अगर वो नहीं चला तो फिर वो गोली होते हैं, मतलब मेडिसिन होते हैं statins करके, वो statins का नाम होता है. वो statins very effective होती हैं LDL कम करने के लिए. और LDL important है, लेकिन वो HDL वो खाली easy नहीं है, गोली से नहीं change हो सकती है. HDL वो जो है वो खाली exercise से हो सकती हैं, exercise से बढ़ा सकते हैं. So very exercise is very important to raise HDL, because HDL is just as important as LDL in protecting your heart. ठीक है, तो स्टैटिन जो दवाइयाँ वो एलडीएल को टारगेट करती हैं, एचडीएल को नहीं करती इतना? Absolutely नहीं, मतलब थोड़ा सा वो जो क्रेस्टोर नाम है वो थोड़ी सी HDL इंक्रीज कर सकती है, लेकिन ज्यादा उनका टारगेट होता है LDL को. ठीक है। थोड़ा-सा अगर हम मैकेनिज़्म आई गेस थोड़ा-सा बात करें जो स्टैटिन्स आपने मेंशन की और आपने ये भी बताया कि कोलेस्ट्रॉल जो आपका सेल होता है उसके उसके अंदर का हिस्सा होता है। तो क्या ये स्टैटिन्स उस सेल के अंदर जाके उसको थोड़ा-सा टारगेट करती हैं या इनका क्या एक मेन मैकेनिज़्म होता है दवाई का? मेन मैकेनिज्म होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्ब नहीं कर सकती है मतलब पेट के साथ, और जो लिवर में उनका मेन इफेक्ट होता है, वो लिवर जो हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बनती है वो लिवर में बनती है. सो ये स्टैटिन्स जो हैं उनकी इफेक्ट होती है लिवर पर. वो लिवर पर एंजाइम को चेंज कर सकते हैं और उससे कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है. सो हम ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो खाते प्रोड्यूस जो हमारे बॉडी में होती है वो खाने से नहीं, मतलब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाओ तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, लेकिन वो सैचुरेटेड फैट वो हमारी लिवर बनाती है फिर कोलेस्ट्रॉल. सो ये स्टैटिन्स की इफेक्ट होती है लिवर पर होती है. ठीक है, लिवर के ऊपर ठीक है। तो डॉक्टर साहब हम वापस आते हैं थोड़ा-सा एक साउथ एशियन कम्युनिटी के ऊपर बात करने के लिए। क्या ये कोलेस्ट्रॉल का जो मसला है ये औरतों और मर्दों में तकरीबन एक ही लेवल का होता है या मर्दों को ज़्यादा है या औरतों को ज़्यादा देखा जाता है? इनिशियली मतलब 20-30 इयर्स अगो ये मेल्स में ज़्यादा दिखता था, लेकिन अभी हम रिकग्नाइज कर रहे हैं कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है विमेन में. और ठीक है, प्री मेनोपॉज मतलब मेनोपॉज के पहले नहीं, मेनोपॉज के बाद उनका रिस्क जो होता है ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो जाता है. लाइक जो मेन में जो रिस्क है एकदम लीनियर होता है, लेकिन जो विमेन में रिस्क है वो मेनोपॉज तक इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आफ्टर मेनोपॉज उनका हार्ट और स्ट्रोक का रिस्क बहुत ही एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है. So it is not the same. Initially, maybe men is more affected, but as they grow older, postmenopausal women have a bigger problem. And women, as I mentioned the last program, women do not do well with heart problems. उनके जो वो mortality ज़्यादा होती है उनकी heart attack से. So इसके लिए ज़्यादा education होना चाहिए postmenopausal women को भी, just as much as men. Because in the past, heart disease was always thought to be a disease of men. But it's really not. It is now we are realizing and recognizing it's a bigger problem in women. Because once again, like I explained to you the last time, is the heart disease gets missed in women. वो जॉ पेन होता है, गर्दन में दुखती है, सांस फूलती है, सो वो मिस हो जाती है कि हार्ट का प्रॉब्लम है. तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि विमेन बी अवेयर, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल विमेन को अवेयर होना चाहिए कि हाँ ये मुझे सांस फूल रही है, अच्छी नहीं लग रही है, कुछ मेरा प्रॉब्लम है, मे बी आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द मैसेज आई वांट टू सेंड टू अ कम्युनिटी हियर. ठीक है। तो जो औरतों को लोग अक्सर समझते हैं कि इतना नहीं होता मर्दों को, लेकिन ये थोड़ा-सा हमने देखा है कि ऑपोज़िट ट्रेंड है कि औरतें जो स्पेशली लेट 50s में, 60s में जैसे आपने कहा पोस्ट मेनोपॉज़ल हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कोलेस्ट्रॉल। तो ज़रूरी है कि वो भी अपनी सेहत का उतना ही ख़्याल रखें, जितना एक सोचा जाता है कि एक आम मर्द की डाइट को ख़्याल रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आपने थोड़ा-सा मेंशन किया कि जिस तरह औरतों को जॉ पेन या चेस्ट पेन या कुछ इस तरह के सिम्पटम्स होते हैं, जो कि दिल का मर्ज़ में होते हैं। तो क्या कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होने के भी कोई सिम्पटम्स होते हैं जो आम बंदा रिकॉग्नाइज़ कर सकता है? नो, कोलेस्ट्रॉल में ज़्यादा नहीं. इट्स अ साइलेंट किलर, जस्ट लाइक डायबिटीज जो शुगर होता है,
उसकी कोई सिम्टम्स नहीं होती हैं। वो जो ठीक है। उनकी जो इफ़ेक्ट होती है, वो सिम्टम्स कर सकती हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल, हाई शुगर, हाई ट्राइग्लिसराइड्स की कोई बाय इटसेल्फ कोई सिम्टम्स नहीं होती हैं। जस्ट लाइक हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, उसकी कोई सिम्टम्स नहीं होती है, लेकिन वो जो उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं, उनके जो कॉम्प्लिकेशंस जो करते हैं, उसकी इफ़ेक्ट मैनिफेस्ट होती हैं। ठीक है। और थोड़ा-सा अगर हम बात करें वेट के मुतालिक कि कोलेस्ट्रॉल वेट पे किस तरह क्या मोटे लोगों को सोचा जाता है कि ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट करता है? क्या ये सही बात है या सिर्फ़ पतले पतले लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ़ मोटों को ही फ़र्क पड़ता है? नहीं, पतले लोगों को भी होता है, स्पेशली एशियन कम्युनिटीज़ में ये बोलते हैं पैराडॉक्स है। वो जो होता है हमारी जो बॉडी जो है ना वाइट वाइट और अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन से डिफरेंट है। वो जो हम पतले होती हैं हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर जो है स्मॉल होता है, लेकिन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग वो जो उनका पेट होता है, आपने पेट देखा है तो विसरल फैट होती है वो। सो यू मे बी लो 150 पाउंड्स के हो गए, वो बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड्स बहुत पतले हैं, लेकिन उनको हार्ट प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हो सकता है। आई सी इट ऑल द टाइम, इनफैक्ट जो मैं पेशेंट्स को जो सर्जरी करता हूँ वो ऑलमोस्ट कभी जो एशियन साउथ एशियन पॉपुलेशन में जो सर्जरी करता हूँ वो ऑलमोस्ट उनकी वेट 160 170 पाउंड से ज़्यादा नहीं होती है। वो पतले होते हैं, लेकिन उनकी जो इनसाइड जो है ना वो जब डैमेज हो गई है, और बिकॉज ऑफ हुँ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जब बोल रहा हूँ, हाई डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर्स के लिए, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड स्मोकिंग, स्मोकिंग भी बहुत कॉमन हो गया है साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में। सो ये जो टुगेदर कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ओबेसिटी भी प्रॉब्लम होता है, ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्रॉब्लम, बट इज़ नॉट सो मच अ प्रॉब्लम इन द साउथ एशियन कम्युनिटी में। साउथ एशियन में जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, जो पतले होते हैं, हाथ पतले होते हैं, पैर पतले होते हैं, देखिए उनका पेट ज़्यादा बड़ा होता है, दैट इज़ विसरल फैट, वो बहुत ख़राब है। ठीक है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक नॉर्मल रेंज ऑफ वेट के अंदर आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर हैं इस कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से। आप डेफ़िनेटली उसके अंदर उस रिस्क के अंदर आ सकते हैं क्योंकि आपकी जो अंदर की जो फैट है, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है उस मैकेनिज़्म के ऊपर, जी। ठीक है? तो डॉक यस, या। जी। जी, तो थोड़ा-सा अगर अगेन बैक टू द रिस्क फैक्टर जो आपने बोले स्ट्रेस, स्मोकिंग, तो जिस तरह हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है, बहुत सारे स्पेशली न्यूयॉर्क और जो बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं। तो वो एक नए शहर के अंदर आना, सेटल होना, वो बहुत ज़्यादा एक हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट होती है। तो क्या राइट। इस तरह देख हो सकता है कि अगर आप एक नए-नए इमिग्रेंट आए हैं, आपको वो स्ट्रेस हुआ है, तो क्या वो एक इंक्रीज़ स्ट्रेस आपको कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा बढ़ाने में डेंजर दे सकती है या वो एक ओवरऑल एक नॉर्मल लाइफ के अंदर जो रेगुलर स्ट्रेसेस होते हैं, सिर्फ़ उसके ऊपर ही बिल्ड डाउन होती है? नहीं तो स्ट्रेस इज एवरीबॉडी हैज स्ट्रेस, स्ट्रेस तो सबको है, लेकिन ऑब्वियसली इमिग्रेंट पॉपुलेशन को ज़्यादा है, वो डिफरेंट कंट्रीज से आते हुँ, हैं, एडजस्ट होना चाहिए। और वेरी ऑफन उनके पास इंश्योरेंस नहीं होता है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, उन्हें हेल्थ चेक नहीं करते हैं, मतलब यंग्स फैमिली होती है, फैमिलीज को फीड करना है। सो इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, बट द स्ट्रेस इज मोर इन द इमिग्रेंट पॉपुलेशंस इन द बिग मेट्रोपॉलिटन एरियाज हुँ, than they had in their own country. So I think, and the lack of seeking good medical advice, that is another problem. So I think you cannot do away with stress. स्ट्रेस तो नहीं कम नहीं कर सकते, लेकिन आपको अवेयर होना चाहिए कि मैं स्मोकिंग, जब जी, स्ट्रेस करते हैं तो पीपल स्टार्ट स्मोकिंग, और स्ट्रेस होता है तो कंफर्ट के लिए ईटिंग कर सकते हैं और खाते हैं, जी, और जो स्वीट्स खाते हैं, स्वीट्स इज़ अ वेरी कंफर्टिंग फूड, बिकॉज स्वीट्स जो होता है वो ब्रेन में एक केमिकल होता है डोपामीन को सिक्रीट करता है। सो ये जो स्वीट्स, सिगरेट स्मोकिंग, ये it is a way of relieving stress, but it actually is harming your body. सो ये अवेयर होना चाहिए पेशेंट्स को और पॉपुलेशन को कि ऑल दीज थिंग्स विच आर रिलीविंग स्ट्रेस, एंड स्मोकिंग स्पेशली is very harmful to the body, and makes all this atherosclerosis बोलते हैं, ये जो नैरोइंग जो आर्टरीज होती हैं ब्रेन में और किडनीज में और हार्ट में, ये जो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इज अ बिग कंट्रीब्यूटर टू दिस। ठीक है। आपने बहुत अच्छा मेंशन किया कि हम बहुत सारे लोग जो स्ट्रेस में होते हैं, हम ये दूसरे आउटलेट्स ढूँढते हैं, स्मोकिंग कर ली, कुछ खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, चाहे मीठी चीज़ें हों या कोई आम खाना हो, हम खाते रहते हैं कि हमें अच्छा फ़ील हो रहा है। लेकिन हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि ये वक़्ती तौर पे तो आपको स्ट्रेस रिलीव करेगा, लेकिन आपके जो फ्यूचर है, उसके अंदर आपकी बॉडी को जो है नुकसान दे रहा है। तो
हमें हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि सिर्फ़ ये अभी का स्ट्रेस रिलीव नहीं कर रहा है, ये आपके फ्यूचर के अंदर जाके स्ट्रेस का एक और बायस बन सकता है। ठीक है, तो अगर हम इन आम एनवायरमेंटल जो कॉज़ेज़ हैं जैसे स्ट्रेस और स्मोकिंग आपने बताए, इसके अलावा क्या साउथ एशियन कम्युनिटी की जीन्स के अंदर कोई ऐसा मसला होता है जो कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है कोलेस्ट्रॉल का? हाँ, वो तो अंदर स्टडीज में तो है, आई मीन दे आर स्टिल स्टडिंग दैट, लेकिन वो हमारे साउथ एशियंस में जो आर्टरी जो होती है हार्ट की और ब्रेन की, वो बड़ी नहीं होती है, स्मॉल होती है टू स्टार्ट, दैट इज जस्ट द वे वी आर मेड। तो थोड़ा सा प्लैक होता है ना तो आर्टरी की साइज कम हो जाती है। जो ठीक है। वाइट एशियन और अफ्रीकन अमेरिकन, वाइट कॉकेशियंस और अफ्रीकन अमेरिकन जो होती हैं, उनकी मैंने आर्टरीज मैंने नोटिस की है पर्सनली, मैं जब हार्ट सर्जरी करता हूँ, कि उनकी आर्टरीज बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये साउथ एशियन की आर्टरीज कम स्मॉल होती हैं। दैट इज़ वन फैक्टर। एंड द अदर फैक्टर इज़ over the years, just genes, वो इंडिया में भी जो रिकग्निशन नहीं था, एजुकेशन नहीं था, सो ये जो हैबिट्स भी पास होती हैं, जीन्स तो हैं लेकिन हैबिट्स पास होती है, बहुत घी खाना, डाइट अगर कमज़ोरी हुई तो ज़्यादा खाना खिलाना, ये जो माइंड सेट जो है ना, चेंज करना चाहिए। So ठीक है। genes are a very important part. I tell all my patients this. Your genes only load the gun. Okay, this is very important. Genes only load the gun, but your habits pull the trigger. Okay, matlab, and I wanted to explain this in Urdu if you can, Aisha. Yeah. जी। बिल्कुल, आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक बात की कि चलें ये जो एनवायरमेंटल और जो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी के स्ट्रेसेस हैं, वो तो एक फैक्टर होता ही है, लेकिन जिस तरह आप पैदा हुए हैं, जिन जीन्स के अंदर आप पैदा हुए हैं, वो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो आगे जाके आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अंदर हमारा हाथ बहुत ज़रूरी है, उसको हम कंट्रोल करें। तो उसके अलावा जैसे आपने मेंशन किया जीन्स जो साउथ एशियंस की होती हैं, उनकी हमारी आर्टरीज़ नैरो होती हैं, हमें ज़्यादा अफ़ेक्ट होता है। एक प्लेक अगर बिल्ड हो जाए तो ज़्यादा खून जो है वो कम रुक जाता है, हमारे ऑर्गन्स को इतना ज़्यादा पहुँचता नहीं है। तो ये दूसरी पॉपुलेशंस जो हैं साउथ एशियन के अलावा ये जिस तरह गोरे लोग या कोई और कम्युनिटी है, उससे ज़्यादा हमें रिस्क फैक्टर है। तो हम पैदा ही इस तरह हुए हैं, तो हमें इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखना चाहिए कि हम अपनी हैबिट से किस तरह कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। ठीक है, तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटी-सी ब्रेक और वापस आके हम अपनी डिस्कशन कोलेस्ट्रॉल पे कंटिन्यू रखते हैं। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। डॉक्टर इमाम, तो हम ब्रेक से पहले थोड़ा-सा आपने मेंशन किया कि दवाई से स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम नहीं कर सकते। तो थोड़ा-सा मैं उसके ऊपर बात करना चाहती थी कि एक दफ़ा आपने अगर दवाई स्टार्ट कर ली है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई स्टैटिन ले रहे हैं, तो क्या आपको वो लाइफ़ लॉन्ग लेना पड़ता है या आप अपनी लाइफ़स्टाइल चेंजेस से जो है दवाई लेना छोड़ सकते हैं और फिर से नॉर्मल हेल्दी लेवल्स पे आ सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए? नहीं, हार्ट हेल्थी लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोलेस्ट्रॉल की जो दवाई है, तो मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में, सो मोस्ट पेशेंट्स को हार्ट अटैक होता है, वो ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशंस में है, ठीक है। दे ऑलरेडी ऑन, सो डिस्पाइट दैट उनको हार्ट अटैक होता है। तो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट जस्ट टेकिंग द मेडिसिन इज नॉट इनफ। हार्ट हेल्थी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज, आपका खाना 80% किचन में होता है, 20% जिम में होता है। ऐसे टू इम्प्रूव हेल्थ 80% इज इन द किचन, 20% is in the gym. That means 80% of what you eat is going to determine how, whether you get disease or whether you get complications, heart का disease, stroke होता है, kidney failure होता है, ये बहुत common है Asian communities में. So no, not necessarily. I think you can come off, आपकी dose कम कर सकते हैं, मतलब अगर आप 20 मिलीग्राम लेते हैं लिपिटोर की, जो just example दे रहा हूँ स्टैटिन की, so अगर आप exercise करें या diet करेंगे, so वो कम हो जा सकती है डोज, एंड पॉसिबली, बहुत कॉमन नहीं है लेकिन पॉसिबली आप मेडिसिन अभी यू कैन completely do away with it वो statins के साथ, लेकिन this is a decision which has to be made between the patient and the doctor, and this is again something very individual. This is something where it all depends on how motivated the patient is. Very important in all this is you have to be motivated to make a difference to your health. It is not that मैं cholesterol ले लूँगा तो मैं heart attack नहीं होना है. नहीं, that is हुँ, not हुँ। that easy. It is not that easy to take care of diabetes, to take care of high cholesterol, heart disease, strokes. You have to be motivated and you have to make an effort. You have to become uncomfortable.
to actually make those changes. Okay, that's very very important. Statin is not the only answer. वो तो कम कर सकते हैं. Statin ज़्यादा more or less is a benign drug. थोड़ा सा complication होता है liver का और muscle fatigue का, लेकिन वो ज़्यादा common नहीं है. लेकिन it is very important. Once again, the message here, it's very important that you have to be motivated to take care of your health, to exercise, stop smoking, and in the best way possible, take care of the stress. In the best way possible. It's not easy. Everybody has stress, but in the best way possible to relieve it. And we all have different ways. Whether you watch TV, walk ke liye jana, I will really encourage everybody पर वॉक के लिए करना चाहिए एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स ठंडी में भी अगर इंडोर में जाओ मॉल में जाओ और इंडोर जो जिम में होता है या ट्रेडमिल में होता है वो भी वॉकिंग इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट 45 मिनट्स एवरी डे तो करना ही चाहिए ओके दैट इज ठीक है। वन थिंग विच वी डोंट डू एशियन कम्युनिटीज में हम ज्यादा वॉकिंग नहीं करते हैं आप देखेंगे ना रोड में बिग न्यूयॉर्क सिटी में तो the white people always running. You never see an Asian person running. Oh, you see that. So I think that is a very important habit we as Asians should do is walking. Walking is very important. ठीक है। एक्सरसाइज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो वर्ज़िश जो आम कहते हैं कि अगर जिस तरह आपने मेंशन ये भी बहुत अच्छा किया कि आजकल बहुत ठंड पड़ रही है पूरे ओवरऑल अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। तो हम सारे जो लोग आम दिनों के अंदर वॉक करने चले जाते हैं बाहर, अगर हम डीमोटिवेटेड हो गए हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम आपने से कहा मॉल चले जाएँ या घर के अंदर ही कहीं वॉक कर लें। कुछ ऐसा करें कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, आप एक जगह पे बस बैठे ना रहें, आपकी एक मूवमेंट होती रहे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो Stationary डॉक्टर bike भी अगर अच्छी होती है treadmill if I sorry to interrupt but stationary bike treadmills because that is a problem which a lot of Asian communities when I see them they said हाँ तो बहुत ठंडी है हम used to नहीं होते ठंडी में चलने के लिए तो घर में चल सकते हो तो ठीक है। इन्वेस्ट करना स्टेशनरी बाइक में इन्वेस्ट करना और अगर घर बड़ा हो तो मतलब ट्रेडमिल नहीं तो फिर बाजू में कोई जिम होती है वाईएमसी होती है कोई भी होती है you should go and use the treadmill. It is the same process as walking. You don't have to go outside. This is a very good stress reliever. It really is helps relieve stress a lot. And just by simple walking every day, stress कम हो जाता है, आपकी डाइट अच्छी अच्छी होती है, एंड ऑटोमेटिकली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है नी में हैवी वेट से आपका वेट कम हो जाता है, दवाई कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर अच्छा हो सकता है, तो एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस by doing simple things like one thing starts everything. You springboard it into other things, ठीक है, other वॉकिंग good सिर्फ़ effects, एक other चीज़ को benefits, right? जी, जी, बिल्कुल। वॉकिंग सिर्फ़ आपके वेट लॉस के लिए नहीं होती, वो आपकी अल्टीमेटली आपकी सारी चीज़ों को अफ़ेक्ट करता है। जैसे आपने कहा Yes. स्ट्रेस भी कम होता है क्योंकि हम बहुत अच्छा फ़ील करते हैं अपनी बॉडी को मूव करके, तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, वेट तो लूज़ होता ही है, उसके अलावा हम एक्टिव फ़ील करते हैं। तो सिर्फ़ एक जी, चीज़ नहीं और वो पूरी बॉडी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा एक ओवरऑल पॉज़िटिव इफ़ेक्ट लेके आता है। ठीक है, right. तो डॉक्टर साहब थोड़े से हमारे जो कम्युनिटी के अंदर एक ये भी बहुत ज़्यादा होता है कि वो अगर हम एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे, हम बहुत थके हुए हैं, हम बहुत लेज़ी हैं, हम क्या करते हैं कि एक नई दवाई आ गई मार्केट के अंदर ओज़ेम्पिक के नाम से, जो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ये हो सकता है कि लोग कहते हैं हम सिर्फ़ ओज़ेम्पिक ले लेते हैं, वज़न उससे कम हो जाएगा तो हम ऑटोमैटिकली जो है वो कम रिस्क रिस्क कैटेगरी में आ जाएँगे, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है बॉडी के अंदर? ये जो वेट लॉस ड्रग्स है GLP-1 जो बोलते हैं वो अच्छी हैं आई मीन दे हैव डन गुड बेनिफिट but every that's nothing as I mentioned nothing is that easy everything comes with a price every जो दवाई लेते हैं वो अपनी प्राइस होती है और उनकी ठीक है। अब एंड इट्स स्टिल वेरी न्यू आई मीन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट मुझे नहीं होता है एक 20 25 30 years ago एक दवाई आती थी फेन करके वेट लॉस ड्रग वो got banned after a few years क्योंकि वो हार्ट में उनका कुछ इफेक्ट हुआ हार्ट के वाल्व में नैरोइंग करती थी हुँ, हुँ। लेकिन ये जो ओजेम्पिक और वेगोवी जो ड्रग्स है अच्छी हैं वेट लॉस के लिए आई थिंक उनका इफेक्ट होता है बेनिफिट होता है लेकिन वंस अगेन ये अपने आप नहीं लेना चाहिए ये डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए और उनकी साइड इफ़ेक्ट्स होती अच्छा। है विजन में प्रॉब्लम्स हो तक सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है सो ये जो इजी वे होता है इट इज़ अ गुड ड्रग बट इट इज़ टू इजी आई थिंक इट इज़ बेटर टू डू द सेफर वे द लॉन्ग प्रूवन वे which is watching your diet and exercising then resorting to these weight loss drugs but once again very important you have to do it in consultation with your doctor do not try to read online and do it on your own that is a mistake people make because these medications and there are a lot of side effects we don't even know of in the future which can come up which we have to be very careful about
ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म में हम ल शॉर्टकट्स लेना चाहते हैं, ज़ेम्पिक और जो वेट लॉस वाली दवाइयाँ जो मार्केट में आ गई हैं, उनके वक़्ती तौर पे तो अच्छे हो सकते हैं इफ़ेक्ट्स, लेकिन हमें अभी सिर्फ़ इवन मार्केट्स में डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि इन दवाइयों के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो बेहतर ये है कि हम जो नेचुरल तरीका है वेट लॉस का, जिस तरह एक्सरसाइज़ और बाकी जो चीज़ें हम कर सकते हैं, हमें वो जो है इस्तेमाल करनी चाहिए, और जो शॉर्टकट्स हैं, उनसे हमें थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए। ठीक है। इसी तरह अगर हम एक डॉक्टर साहब एक सर्जरी के बारे में बात करें जिसको आम लोग जानते हैं एज़ लिपोसक्शन, तो क्या ये लिपोसक्शन से जो लोगों का जो वेट लॉस होता है, क्या उसका कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा इफ़ेक्ट होता है? एब्सोल्युटली नॉट, कुछ इफेक्ट नहीं होता है। लाइपोसक्शन इज इजी वे, लेकिन वंस अगेन इट्स लाइक वेट लॉस ड्रग्स, बट वेट लॉस ड्रग्स तो हैज सम हेल्थी बेनिफिट्स, लाइपोसक्शन हैज नो हेल्थी बेनिफिट्स। इनफैक्ट समटाइम्स मैंने हॉस्पिटल में देखता हूँ, कभी कभी, रेयर है, कॉमन नहीं है, लाइपोसक्शन जाते हैं तो उनका कॉम्प्लिकेशंस होता है। वो कभी कभी समथिंग बोलते हैं, एयर एम्बोलिज्म बोलते हैं, वो नस में आर्टरीज में एयर चली जाती है, वो डेथली हुँ, होती है हुँ। कॉम्प्लिकेशंस। सो लाइपोसक्शन इजी लगता है खाली कॉस्मेटिक्स के लिए, लेकिन हेल्थ के लिए कुछ बिल्कुल बेनिफिट नहीं है लाइपोसक्शन का, बिल्कुल नहीं है। एंड आई वुड नॉट रिकमेंड इट। अगर वंस अगेन आप हेल्थी खाना खाओ, एक्सरसाइज करें, तो ऑटोमेटिकली नेचुरल लाइपोसक्शन होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी आपने बात बताई कि लिपोसक्शन ईज़ी वे आउट है, लाइक ओवरऑल आपके जिस्म को कैसे दिखना है, उसका वज़न तो कम हो सकता है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म बॉडी के अंदर बिल्कुल भी अच्छे इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो बहुत सारे लोगों को जो ये आइडिया आता है लिपोसक्शन का, उनको थोड़ा-सा गुरेज़ करना चाहिए इससे। ठीक है। तो थोड़ी-सी अगर हम अब अपना टॉपिक आए डाइट के ऊपर, तो एक ये भी बहुत ज़्यादा बात मशहूर होती है कि लोग कहते हैं कि अच्छा हमें कोलेस्ट्रॉल का मसला है, हम डरते हैं इसलिए हम अंडे नहीं खाते। तो इस क्या ये एक मिथ है या इसका कोई कंट्रीब्यूशन वाक़ई में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में है अंडों का? ये एग्स का ऑन अगेन ऑफ अगेन सॉर्ट ऑफ फिनोमेना है, जैसे कॉफी का, मतलब इज कॉफी गुड फॉर यू, कॉफी बैड फॉर यू, इज एग्स गुड हुँ, फॉर हुँ। यू, एग्स बैड फॉर यू। इन जनरल आई थिंक लाइक एवरीथिंग इन मॉडरेशन, मतलब कम खाना, मॉडरेशन में खाना, लेकिन एग्स बहुत ही हेल्थी है। वो जो एग्स में जो कोलेस्ट्रॉल है, इसमें सैचुरेटेड फैट भी होता है, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को, लेकिन जो सैचुरेटेड फैट है एग्स में वो ज़्यादा होता है। और ऑल्टरनेटिव भी है, आप तो एग बीटर्स खाते थे, एग वाइट्स खाते थे, उनमें सब प्रोटीन है। लेकिन हुँ, माई हुँ। रिकमेंडेशन इज यू कैन ईट अप टू 3 to 4 times एग्स अ वीक। समटाइम्स आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो तो 7 टाइम्स खा सकते हैं वीक में, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट 3 टाइम्स तो खा सकते हैं, 3 eggs a week. I think that is not a bad idea. Cholesterol, I mean, eggs are a very wholesome food. They're a complete food. They do everything. They help you build cells. They prevent diseases. They have important vitamins in them. It's a very healthy food. In fact, now that Ramadan is coming in, I think eggs in the morning is a very, very good food to start, if sahar with this, sahar with, yeah. ठीक है, तो अंडों का ऐसा जितना कोई बुरा इफ़ेक्ट नहीं होता है कोलेस्ट्रॉल में, बल्कि आप रिकमेंड करते हैं कि जिनको कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा मसला है भी, वो हफ़्ते में 3 से 4 अंडे खा सकते हैं, और जिनको कोई मसला नहीं है, वो कम से कम 7 दफ़ा खा सकते हैं। ठीक है। तो Right. डॉक्टर साहब एग एग व्हाइट्स और एग जो योक होती है, उनके भी इक्वल बेनिफिट्स होते हैं, या एग व्हाइट्स एग योक से बेहतर होती है, या दूसरी तरह से? नहीं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। एग 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 येलो इज ऑब्वियसली टेस्टी होता है, वी ऑल लाइक एग येलो, एग वाइट्स को पसंद नहीं करते, लेकिन जो प्रोटीन जो होता है वो एग वाइट्स में होता है। लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, एग्स खाना चाहिए, तो एग्स वाइट खा सकते हैं, एग बीटर्स जो होता है एग वाइट्स खा सकते हैं। लेकिन जो अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है तो एग योक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें जो कोलिन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होती है हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी के लिए। So both have different health benefits, but in general, a complete egg is good. But if you have a cholesterol problem, then I recommend egg whites mostly. But you can still have eggs about three or four times a week. Yeah. तो जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, उनको भी क्या ज़्यादा उतना ही कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कंपेयर टू उन लोगों को जो मीट खाते हैं, जो फिश खाते हैं, या जो सिर्फ़ जो सब्जियाँ खाते हैं, उनको कम या ज़्यादा या सेम लेवल का कोलेस्ट्रॉल का मसला हो सकता है? नहीं, सेम होता है। वंस अगेन, ये जो इंडिया में जो देखते हैं, गुजराती जो हैं, जैन जो होते हैं, उनमें हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है, लेकिन वो एकदम ठीक कंप्लीट वेजिटेरियन है, तो वो तो एग्स भी नहीं खाते। सो एग्स, ठीक है। आई मीन, वो मीट इज़, स्पेशली रेड मीट, जो बीफ जो है वो अच्छा नहीं है, लेकिन वो जो
डीप फ्राई करते हैं, जो आपके नमकीन जो खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, वो सब ये जो डीप फ्राई होता है वो अच्छा नहीं होता। डीप फ्राई कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज़ नॉट गुड। आई थिंक दैट इज़ द प्रॉब्लम। इट्स नॉट वेज और नॉन वेज। इन अमेरिकन पॉपुलेशन में वो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वेज नॉन वेज के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा वो बीफ खाते हैं। लेकिन जी, इंडियंस में और पाकिस्तानी में वो वेजिटेरियन खाते हैं, लेकिन बहुत तेल डालते हैं, घी डालते हैं टू मेक इट टेस्टियर, बिकॉज ऑफ इट, एंड दैट डिफीट्स द पर्पस. The vegetables are good for you, but if you make them, you deep fry them, and you put a lot of oil in them to make them tasty, then it works against you. So I think it's ठीक है। important to saute the vegetables and use olive oil as much as you can. Avoid the ghee. Those are important modifications you have to make. And all this information is available online. I think you just have to seek it out. ठीक है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं मिथ है कि जो सिर्फ़ सब्ज़ियाँ खाते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं होता, क्योंकि जिस तरह आप अपनी सब्ज़ियों को प्रिपेयर कर रहे हैं, किस तरह उनको बना रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप उनको ज़्यादा घी या ऑयल के अंदर बना रहे हैं, तो वो आपके हेल्प करने के बजाय आपकी सेहत पे उसका दूसरा जो बुरा नेगेटिव है इफ़ेक्ट है, वो हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो अगर हम थोड़ी-सी एंड पे हम आके बात करें, एक और मशहूर बात है हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में कि जो करेले हैं, जो वेजिटेबल है, वो कहते हैं कि खून साफ करता है, और जिस तरह आपने मेंशन किया कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक आर्टरीज के अंदर प्लेक बिल्ड करता है। तो क्या करेले खाने से थोड़ा-सा उसका अच्छा इफ़ेक्ट हो सकता है, या ये भी एक मिथ ही है कि ज़्यादा करेले खाने से कोई इफ़ेक्ट होता है बॉडी के अंदर? मुझे मालूम नहीं है कि कुछ साइंटिफिक एविडेंस है इसके लिए कि करेला अच्छा होता है, बट आई फ्रॉम एनेक्डोटल एपिसोड्स, फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, I think it is a good vegetable. I think it is a good vegetable. Karela is good. It works well. It works for cholesterol. It also works for diabetes. But once again, important thing is ज़्यादा fry नहीं करना, saute करना, and I think there are other alternatives. Karela is just one of the many fruits, foods. There are so many other vegetables which are out there, which are healthy, which you can enjoy. I think you just need to take the time to go to the supermarket, time le lo, spend half an hour in the supermarket and choose the right, do the fresh groceries ज़्यादा खाना. And if you can afford organic, that is good, but it does not have to be organic. तो ज़्यादा महंगा होता है। अगर भी नॉन ऑर्गेनिक भी ठीक है, लेकिन वॉश करना, लेकिन more options for vegetables ज़्यादा खाना. It is very important to spend more time and do the grocery shopping and do the right things you bring into your kitchen, because automatically you will eat that. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत ज़्यादा हमारे साथ हेल्पफुल टिप्स शेयर की कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, और किस तरह हम अपनी साउथ एशियन कम्युनिटी के अंदर जो है डिफरेंसेस ला सकते हैं हेल्थ के लिए। तो इसी के साथ हम अपना एपिसोड आज का ख़त्म करते हैं, और हम मिलेंगे आपको अगले हफ्ते एक और ही बेहतरीन एपिसोड के साथ। खुदा हाफिज़।